Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात कर रहे हैं DFCCIL एग्ज़ाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है, इससे आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और आज आपका क्लास नंबर 14 है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने 1 to 13 क्लासेस नहीं की हैं तो वो जा करके आप सबसे पहले करके आइए। और यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं CRM मॉडल्स। मैंने आपको इससे पहले CRM मॉडल क्या होते हैं, CRM टूल्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंशिएशन बता दिया था। अब हमें यहाँ पे मेन आपके सीआरएम के ना 4 मॉडल्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक आपका हो गया आईडीआईसी मॉडल हो गया, क्यूसीआई मॉडल हो गया, देन आपका वैल्यू चेन मॉडल हो गया, पेन का 5 पॉइंट मॉडल हो गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। मेनली 4 आपके यहाँ पे होते हैं। एक बेसिक मॉडल होता है आरएफएम मॉडल, जिससे कि हम कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हो सकता है आपको मेरी वॉइस ऊपर नीचे मिल रही हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ईयरफोन लगा लें इस लेक्चर में। ठीक है ना, थोड़ा सा बियर करिए क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ खास है नहीं अभी। थोड़ी सी बोलने में भी मना कर रखा है डॉक्टर वगैरह ने, तो ज़्यादा वॉइस भी ऐसे नहीं आ पा रही है। उसके लिए थोड़ा सा बियर करिए। और आज के लेक्चर जैसा मैंने बोला था कि आज आपको 5 PM को कराऊंगा, तो करा रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करवाता ही हूँ। ठीक है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि कैसे क्या होगा, सारा कुछ हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं आईडीआईसी मॉडल को। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। आज का आपका क्लास नंबर 14 है और ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट सीआरएम मॉडल करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईडीआईसी मॉडल को। अब यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है, कुछ चीज़ें समझाऊंगा अभी, तो बिल्कुल अपने माइंड को आप ओपन करिए, पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और नोट्स को पहले मत बनाना। क्लास जब फिनिश हो जाए उसके बाद में नोट्स बनाना, पहले आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करो कि मैं क्या क्या समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आपको ये जितने भी मॉडल है ना, उन सब में एक एक खासियत है, यानी कि हर एक मॉडल टारगेटेड है अलग अलग यहाँ पे अपने गोल को लेकर के। हर मॉडल का जो टारगेट है, गोल है, वो अलग अलग है। तो वो भी आपको समझना है, नोट्स भी बनाने हैं, सारी की सारी चीज़ें करनी है इसमें। ठीक है। और इसके अलावा आपको हर पॉइंट का, जैसे मैंने कोई भी पॉइंट बताया तो वो हर पॉइंट बहुत आराम से समझना है। जैसे और हर एक गोल का ना, जैसे हर एक मॉडल का यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक फिगर आएगा, वो फिगर मैं आपको बाद में समझा दूंगा, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, बट कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आईडीआईसी का मतलब क्या होता है ये नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है। आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट। ठीक है, क्या होता है डी का मतलब? डिफरेंशिएट होता है। देन आपका अगले वाले आई का मतलब हो जाता है इंटरैक्ट। ठीक है, क्या हो जाता है? इंटरैक्ट हो जाता है। फिर इस सी से मतलब हो जाता है आपका कस्टमाइज। अब हमें इन्हीं सबको समझना है कि ये सब क्या होता है, ये सब टर्म क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो आईडीआईसीआई मॉडल है, ये डेवलप क्यों किया गया, किसने किया, यहाँ पर इसका गोल क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए आईडीआईसीआई मॉडल को डेवलप किसने किया, तो ये हो जाता है पेपर्स एंड रॉजर्स। ठीक है, पेपर्स एंड रॉजर्स ने जो है इसको डेवलप किया था। कौन से ईयर में किया था? तो 1995 में किया था। फिर हुआ क्या, इसी मॉडल में अपने अपने जो है अलग अलग एडिशन होते रहे और इन्होंने फिर ऐसे 2004 में जो है चल के थोड़ा सा और एडिशन किया था, इन्होंने इसको और डेवलप किया। तो इन्होंने इसको एक तरीके से मॉडिफाई कब किया? 2004 में। लेकिन इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कब कराया था, डेवलप कब किया था इस मॉडल को? तो ये किया था 1995 में। फिर 2004 में इसकी मेथोडोलॉजी में इन्होंने थोड़ा सा और यहाँ पर चेंजमेंट कर दिया। अब ये मॉडल अलग अलग क्यों बनाए जा रहे थे? ताकि आपकी अलग अलग थ्योरी निकल के आ रही थी सभी की, कि कस्टमर को किस तरीके से यहाँ पर हमें डील करना है। उसमें ये 4 निकल के सबसे अच्छे मॉडल बाहर आए थे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपसे आईडीआईसीआई मॉडल की बात करूं, तो इसका जो गोल है या फिर ये जो आपको हेल्प करता है, तो ये करता है टू एसेस। एसेस का मतलब होता है समझना। ठीक है, हिंदी में लिख लेना इसको, समझना। टू एसेस, क्या एसेस करने के लिए? द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको समझने में। एंड देयर वैल्यू टू द बिजनेस, और जो भी कस्टमर है उनकी एक्सपेक्टेशन भी समझनी है और उस कस्टमर की वैल्यू क्या है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका होता है बेसिक गोल अपने। ये जो आईडीआईसीआई मॉडल है, इसका हिंदी में लिख लेना आप लोग। इसका जो आपका आईडीआईसीआई मॉडल है, इसका टारगेट होता है कि अपने कस्टमर की यहाँ पे वैल्यू, उस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, यानी कि उनकी जो उम्मीदें हैं उनको समझे। और आपका जो बिजनेस है उसका कस्टमर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, उस चीज़ को भी समझा जाता है इस आईडीआईसीआई मॉडल के थ्रू। और ये जो है आपका 1-to-1 इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये भी नोट डाउन करो, प्रोवाइड्स 1-to-1 इंटरेक्शन विद कस्टमर।
इंटरेक्शन विथ कस्टमर। तो ये जो मॉडल है हेल्प करता है कि आपका कस्टमर के साथ क्या हो, एक कस्टमर के साथ हर एक कस्टमर को आप क्या करो, सेपरेटली उठा करके चलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक टर्म से लेकर के इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहले जैसे अपना आइडेंटिफाई आ गया, ठीक है। तो इस आइडेंटिफाई प्रोसेस में क्या होता है, ये सारी की सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा ना, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, एग्जाम्पल बना के दिया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो कस्टमर के को हम आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, आइडिया इसे मॉडल में इसका मतलब होता है कि आप क्या करोगे, अपने कस्टमर की जो नीड्स हैं, ठीक है, ध्यान देना, अपने कस्टमर की जो नीड्स हैं, वो क्या चाहता है, उसकी वांट्स क्या क्या है, ध्यान देना वर्ड्स पे, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, एंड उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, किसकी भाई, कस्टमर की प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई। लेकिन क्या आइडेंटिफाई करना होता है, आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको उस कस्टमर में उस कस्टमर की नीड्स क्या है, उस वो चाहता क्या क्या है, उस कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिफाई की जाती हैं इस आइडेंटिफाई टर्म के अंदर। तो कई सारे लोग इसको समझ लेते हैं कि अकेला हमें अपना कस्टमर ढूंढना है, वही आपका होता है आपका आइडेंटिफाई प्रोसेस के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कस्टमर की, हमारे कस्टमर की हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, और वो क्या प्रेफर करता है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं आपकी किसमें, आइडेंटिफाई वाले सेक्शन में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस का ज़िक्र आता है आपका आइडेंटिफाई में, जिसे बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है? ड्रिप इरिगेशन अगर आपने बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर समझना कि ये सीआरएम में ये ड्रिप इरिगेशन कर क्या रहा है। तो आइडेंटिफाई कस्टमर को यहाँ पे जो आइडेंटिफाई वाली प्रोसेस होती है ना, उसके लिए एक प्रोसेस यूज़ की जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। अब इस ड्रिप इरिगेशन को समझना, अब अगर आपके एग्जाम में सोचो सामने आपको लिखा आ जाए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है और वो भी सीआरएम के सेक्शन के अंदर, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा ना, फिर क्या हो गया ये। तो देखो, ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्या होता है इसका मतलब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, अबाउट कस्टमर। आपने कहा ठीक है सर, कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कस्टमर की, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है। अगर आपने कभी ड्रिप इरिगेशन को देखा है तो उसमें क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप करके प्लांट के अंदर पानी जाता है, ठीक है ना, इससे पानी वेस्ट भी नहीं होता और प्लांट की जो जड़ें हैं उन तक बहुत आराम से पानी पहुंच पाता है। तो इसमें यहाँ पे इस कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप, ऐसा नहीं है कि कस्टमर जैसे आया, देखो कस्टमर जब सबसे पहले हमसे किसी ने कस्टमर ने जो है परचेज करी, कस्टमर तभी तो बनता है जब उसने हमसे कोई सामान खरीद लिया। उससे पहले क्या होता है, वो प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो कोई अगर हमारा कस्टमर है, उसके बारे में हमने, उसने पहली बार हमसे सामान खरीदा, हमने उसको आरएफएम के थ्रू यहाँ पर सेगमेंटेशन करा दिया। अब देखो आरएफएम जो मैंने आपको समझाया है ना, वो आपका पहले समझाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर जगह जगह आपका आरएफएम का यूज़ आएगा, मैं आपको आरएफएम वर्ड का यूज़ करूंगा तो आपको समझ में बिल्कुल माइंड में आ जाना है कि ये क्या होता है, रिटेंशन, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू। तो आरएफएम के थ्रू हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालेंगे या फिर उसको सेगमेंटेशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कस्टमर पहली बार आया बस उसकी एक बार इन्फॉर्मेशन ले ली और ख़त्म। आपको क्या करना होगा, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो करनी है, बट यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर लो, लाइफ टाइम। यानी कि आप लाइफ टाइम क्या करेंगे, उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहेंगे। कैसे कलेक्ट करते रहेंगे, आप बार-बार कस्टमर को यहाँ पे कॉल करवाओगे या फिर मेल करवाओगे या फिर आप उसे यहाँ पे सर्वे प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। कोई कंपनी है, उसने बार-बार सर्वे प्रोवाइड करवाए अपने ईमेल के थ्रू, कितने टाइम के पीरियड में, 2 से 4 साल के। अब जो आपका प्रोडक्ट है, मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी समझाई थी कि आपको हर कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है उसके थ्रू चेंज होता है। तो अपने-अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कस्टमर की, अब देखो एक चीज़ होती है कि कस्टमर जो है ना, वो आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन हमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो वो बड़ी घातक प्रूव होती है किसी भी कंपनी के लिए। इसलिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की वो बार-बार कलेक्ट करनी है। यानी कि आपको एक टाइम पीरियड इन्होंने बना लिया, जो भी आपका सामान होगा, अगर आपका यहाँ पे फ़ोन आप बेच रहे हो तो आपको हर एक 1 ईयर में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करोगे? जैसे अगर वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करता है तो उससे हम लॉगिन करवाएँगे, ठीक है? ईमेल वगैरह मिलेगा हमें, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे, आप अगर किसी वेबसाइट को विज़िट करोगे तो वो कुकीज़ आपकी यहाँ पे क्या करता है, बोलता है आपको कुकीज़ हम दे रहे हैं
तो यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता रहेगा टाइम टू टाइम, आप जैसे ही उसकी वेबसाइट को विजिट करोगे, यानी कि वो देखता रहेगा आजकल आप क्या चीज़ें वेब पे सर्च कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। आप जो चीज़ सर्च करते हो ना वही तो बताता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो बात आप समझ पाइए, आइडेंटिफाई करने का जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे वर्ड है, इसका कितना ब्रॉड यहाँ पे एक मतलब होता है कि आइडेंटिफाई हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपकी कोई प्रेफरेंस चेंज हो रही है, लेट अस से आप पहले यहाँ पे प्रेफर करते थे रग्ड जीन्स, ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या करते थे, रग्ड जीन्स प्रेफर करते थे, लेकिन अब आपकी प्रोसेस चेंज हो गई है टाइम टाइम के साथ में। 3 से 4 साल के बाद अब जो आप नेट पे सर्च कर रहे हो वो करने लग रहे हो ट्राउजर्स। तो आपकी अब प्रेफरेंस चेंज हो गई। अब सोचो मेरी कंपनी के पास में डेटा है कि आपको रग्ड जीन्स पसंद है, और मैं आपको मेल किए जा रहा हूँ दनादन 3-4 साल के बाद भी कि आपको रग्ड जीन्स पे 30 to 40% का ऑफ मिलेगा, तो आप तो खरीदोगे नहीं, मेरा कोई फायदा ही नहीं होगा वो तो, है ना। लेकिन मुझे अगर इन्फॉर्मेशन आपकी मैं लेता रहूंगा कि अब आपको ट्राउजर पसंद आने लग गए हैं, जैसे ही मैं देखूंगा आपकी प्रेफरेंस तो ट्राउजर पे चली गई है, तो फिर मैं अब आपको मेल भेजूंगा कि ये ट्राउजर पे 30 to 40% का ऑफ है, हमारी साइट से ही आप लेते रहो। तो ऐसे क्या होता है ना, रिटेंशन बना रहता है कस्टमर का, क्या बना रहता है, रिटेंशन। अरे बोलो क्लियर हो गया क्या, ये फर्स्ट वाला स्टेप कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सबको समझ आ गया ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस क्या होती है। ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस क्या होती है आपकी, इस आइडेंटिफाई वाली प्रोसेस, आइडेंटिफाई वाला जो आपका पार्ट होता है या फिर एक पॉइंट होता है, स्टेप होता है उसके अंदर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है कस्टमर डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या पॉइंट आ जाता है, कस्टमर डिफरेंशिएशन का। अब ये जो पॉइंट है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपको ना कस्टमर का डिफरेंशिएशन करना समझा रखा है, याद आ रहा है कहाँ पे मैंने आपको समझाया था कस्टमर को हम कैसे सेगमेंटेशन कराते हैं। तो आरएफएम के थ्रू मैंने आपको बताया था कस्टमर का डिफरेंशिएशन कराया जाता है। तो एक प्रोसेस तो हो गई आरएफएम। तो आरएफएम जो है ना आपका, इससे हम किस तरीके से, आपको याद आ रहा है क्या सब कुछ, कि आरएफएम में हम कैसे यहाँ पे कस्टमर का सेगमेंटेशन या फिर डिफरेंशिएशन करते थे, जो कस्टमर हमें जितनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। वैल्यू का मतलब होता है कस्टमर आपको जितना मनी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। एक तरीके से बिजनेस में मनी ही प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसको बोला जाता है, वैल्यू टर्म यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंस आपकी उस, वो कस्टमर आपके बिजनेस में कितनी वैल्यू डाल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है एक एक तरीके से वैल्यू के बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कराते हैं। इसका मतलब हुआ कस्टमर हमसे कितने दिन पहले इसने सामान खरीदा, तो ये जो पूरी वैल्यू वाला वैल्यू के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो टारगेटेड रहता है आपका हमेशा, कि हम कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना आपका कंपनी को वो पैसा दे रहा है, ठीक है। ये सब होता है वैल्यू में। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये जो आपका आईडीआईसी मॉडल है, यहाँ पे देखो मैंने आपको आइडेंटिफाई समझाया, देखो यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर एंड इंडिविजुअल एंड लेट देम फील टू यू नो देम। मैंने आपको बताया ना, आईडीआईसी मॉडल जो है ना, उसका टारगेट है कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाओ, समझ रहे हो ना। यानी कि कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आप उन्हें जानते हो, कस्टमर की प्रेफरेंस को जानते हो, उनकी वांट को, उनकी नीड को जानते हो, वो होता है आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस। अब माइंड में ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंशिएट में देखोगे ना, तो यहाँ पर आपके दो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है दो बेसिस पे होता है। एक होता है कि कस्टमर कितनी वैल्यू दे रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि कितना पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, कितनी चीजें आपको दे रहा है, कितना क्या वो आपसे कितनी बार खरीदता है। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपका आरएफएम के बेसिस पे होता है। याद आ रहा है क्या, क्या क्या हुआ था यहाँ पे, वेल था, लैप्स्ड कस्टमर था, और आपका यहाँ पे लैप्स्ड कस्टमर हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वैल्यू के बेसिस पे। लेकिन आपका एक और डिफरेंशिएशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर की नीड क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, उस बेसिस पर भी कस्टमर का डिफरेंशिएशन कराया जाता है। ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी कि कस्टमर चाहता क्या है हमारी कंपनी से, उसके लिए ही तो हम यहाँ पे सीआरएम मॉडल्स को बनाते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन जो कस्टमर्स का होता है वो दो बेसिस पे किया जाता है, याद रखना हमेशा। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चीज के ऊपर, घुमा घुमा के बनेंगे और आप लोग कहीं ना कहीं फंसोगे, इसलिए मैंने आपको पहली सारी की सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। वैल्यू के बेसिस पे पहले अगर पूछा जाए, पहला डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे, बिजनेस हमेशा पैसे पे चलता है, वैल्यू पे चलता है, तो पहला वैल्यू के बेसिस पे किया जाएगा। फिर अगला होता है आपका कस्टमर की भाई नीड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कस्टमर हमसे चाहता है एरोप्लेन है और हम बनाते कार है ना। तो समझ रहे हो बात मेरी। अभी मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा, बट ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब इनके बीच में आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पर ये लाइन दिखेगी, इसको हमने क्या बोल दिया, वैल्यू सीव।
ध्यान रखना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे नीचे लेके चलता हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। देखो, कस्टमर डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे, एक हो गया वैल्यू, दूसरा कस्टमर की नीड के बेसिस पे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका वैल्यू सीव का। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कस्टमर डिफरेंशिएशन है वो कस्टमर वैल्यू और नीड के बीच में किससे डिफरेंशिएट रहता है, ये किससे ये आपका बीच में बांटा जाता है, तो उसे बोला जाता है वैल्यू सीव। इसको यहाँ पर एक टर्म दिया गया था इन्हीं के द्वारा, जब ये मॉडल यहाँ पे दिया गया, तो ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू सीव बोलते हैं। नाउ वैल्यू के बेसिस पर जो डिफरेंशिएशन होता है कस्टमर का, वो तो आपको बिल्कुल क्लियर है, आपके माइंड में सब समझा हुआ है आपने। अब नीड के बेस पे देखो कैसे किया जाता है। लेटेस्ट से मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी फ्रेंचाइजी अलग अलग जगह है, एक फ्रेंचाइजी मेरी यूएसए में है, एक फ्रेंचाइजी मेरी इंडिया में है। अब इंडिया के लोगों की जो वांट होंगी, नीड होंगी, वो अलग होंगी यूएसए वालों से। लेटेस्ट से मेरा यहाँ पे जैसे आपका स्टारबक्स वगैरह है ना, ऐसे ही मेरी भी एक फ्रेंचाइजी है बढ़िया सी, मैं खाना वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ। अब मैंने देखा यहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं उनको स्पाइसी खाना थोड़ा सा पसंद है, स्पाइसेस इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडिया तो भाई फेमस इसलिए हुआ था, सोने की चिड़िया तो था, यहाँ पे स्पाइस बहुत थे इंडिया में, पता है आपको, सबसे ज़्यादा स्पाइस हमारे यहाँ मिलते हैं। तो यूएसए को और यूएसए वाले जो लोग हैं उन्हें इतने ज़्यादा स्पाइसेस लेटेस्ट से पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंडिया में जो मेरी फ्रेंचाइजी खुली है, क्या मैं वहाँ पर सेम खाना यहाँ पे सर्व करना चाहूँगा, सेम रेसिपी वाला जो यूएसए में है? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर चेंज करूँगा, स्पाइसेस वगैरह थोड़े से डाल दूंगा, तो वो चीज़ मेरे कस्टमर को ज़्यादा यहाँ पे पसंद आएगी और वो मेरे पास बार बार आएंगे। तो इस तरीके से जो कस्टमर की नीड होती है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, कस्टमर्स में डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी नोट डाउन कर लो। सबसे पहला मैं पॉइंट नोट डाउन करा रहा हूँ आपको यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ कस्टमर। नोट डाउन कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ कस्टमर बाई बाई या फिर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बाई या फिर अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। अब जो उनकी नीड है वो हमें कैसे, अब देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ फिर और भी समझाता हूँ। माइंड में सब कुछ क्लियर होता चल रहा है ना? यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत छोटा छोटा लग रहा हो कुछ बच्चों को कि अरे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये ना आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। जब आपको क्यूसीआई मॉडल समझाऊंगा ना, आगे जो आने आने वाले मॉडल है, मैंने सबको इस तरीके से ही अरेंज किया है कि वो आगे आने वाले मॉडल और भी उलझे होने वाले हैं। तो जब तक आपको ये बेसिक पता नहीं होगा, आगे आपको दिक्कत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कस्टमर बाय नीड, इट हेल्प्स टू स्ट्रेटजाइज, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है जो आपके प्रमोशन है उनको स्ट्रेटजाइज करने में, स्ट्रेटजाइज प्रमोशंस, ठीक है ना। जो प्रमोशंस हैं, आप कंपनी के जो प्रमोशंस करोगे, लेट्स से यहाँ पे आपने क्या किया, एक मैं आपको एग्जांपल भी नोट डाउन कराता हूँ इसको। देखो, लेटस से आपका एक वेल कस्टमर है, ठीक है, आपकी कंपनी का क्या है, एक वेल कस्टमर है। उसकी नीड पे हम सब, देखो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले लेक्चर में, जो आरएफएम मतलब जब मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहला जो आपका टारगेट होता है वो होता है वेल का। अब जो वेल कस्टमर की यहाँ पर नीड होगी ना, सबसे पहला फोकस आप कहाँ करोगे, वहीं पे तो करोगे। जो प्रमोशंस है वो भी आप उसको दोगे, और जो उस वेल कस्टमर की नीड होगी आप उसे यहाँ पे फुलफिल करने का पूरा प्रयास करोगे, है ना। जो हमारे वेल कस्टमर से हमने देखा, नीड के बेसिस पे हमने सारे यहाँ पे एक बार क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया अपने कस्टमर के, इस कस्टमर की ये नीड है। लेटेस्ट से मेरी फ़ोन की यहाँ पे फैक्ट्री या फिर फ़ोन की कंपनी है, तो मैंने क्या कहा, इन कस्टमर की नीड है, इनको यहाँ पे कैमरा अच्छा चाहिए, इन कस्टमर की नीड है यहाँ पर इनको बैटरी अच्छी चाहिए, ये कस्टमर है इनको यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, यानी कि प्रोसेसर पे इनके लोड पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने वेल कस्टमर को उठा के देखा, मैंने कहा भाई, मेरे जो मैंने पहले वैल्यू के थ्रू यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया था ना, मैंने कहा अरे भाई वेल कस्टमर को उठाओ। अब वेल कस्टमर को यहाँ पे पसंद है गेम खेलना, ठीक है, वेल कस्टमर पड़े पड़े गेम खेलते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी नीड को पूरा करूंगा, उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा, कहूंगा सर आप ये जो है हमारी कंपनी से नए फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं गेमिंग, आप यहाँ पे क्या पहले से प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई मैंने। उन्होंने कर लिया प्री रजिस्ट्रेशन, वो पहले से खुश है, मैंने उन्हें सर्विस भी बहुत अच्छी दे रखी है। सर्विसेज देनी होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, कस्टमर को खुश करने के लिए आपको जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी देनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कस्टमर का डिफरेंशिएशन होता है नीड के अकॉर्डिंग, और फिर ये जो डिफरेंशिएशन वैल्यू वाला है ये इसको यहाँ पे हेल्प करता है। तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे एक पॉइंट, और आप यहाँ पे क्या, कि डिफरेंशिएशन बाई वैल्यू, डिफरेंशिएशन को मैं DIFF लिख रहा हूँ, बाई वैल्यू हेल्प्स, बाई वैल्यू हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स दैट आर लॉयल,
ठीक है, ये क्या करता है, उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो कि लॉयल हैं, ठीक है। जब आप आरएफएम के थ्रू यहाँ पर निकालोगे ना कस्टमर को, तो सबसे लॉयल कौन निकलेगा, जो हमारा वेल है, ठीक है। दैट आर लॉयल एंड शुड बी फोकस्ड ऑन, ठीक है, एंड शुड बी फोकस्ड ऑन। ऐसा नहीं है और कि अकेले वेल लॉयल होते हैं, सारे कुछ और कस्टमर भी लॉयल होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फिर जिनके पास में जिनका रिसेंसी ज़्यादा रही है, ठीक है। शुड बी फोकस्ड ऑन, तो बात आप समझ गए, ये भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट और लिखो, देयर फीडबैक कैन बी वैल्यूएबल। अब वहां से जो मैं उनसे क्या करूंगा, बार बार फीडबैक लूंगा, जो मेरे लॉयल कस्टमर हैं, क्या होगा इससे, उनका जो फीडबैक है वो वैल्यूएबल होगा। कैन बी वैल्यूएबल, कैन बी वैल्यूएबल फॉर, देखो जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी मैं इफिशियंसी बढ़ा पाऊंगा। देखना उनका फीडबैक क्यों वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल फॉर द इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, यानी कि अब जो कस्टमर मुझसे बार बार सामान ले रहा है, उसको अगर कोई दिक्कत आई, उसने अपना फीडबैक दिया, उसको मैंने अपनी कंपनी में अप्लाई कर लिया, तो मेरी इफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो हाँ। इसके अलावा आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी, और परफॉर्मेंस के अलावा जिस कस्टमर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सोचो, और उसने यहाँ पे मुझे कुछ फीडबैक दिया, मुझे ये चाहिए है, और आपने देखा दो चार, मतलब अब देखो कस्टमर ना, कोई ऐसा नहीं होता कि कस्टमर अपना कोई भी अपने मन से उठा के कोई सजेशन देता है, अगर वो बोलेगा, तो वो प्रॉब्लम कई सारे कस्टमर फेस कर रहे होते हैं। अगर आप उसको यहाँ पे सही कर लेते हो, तो आपका कस्टमर जो है, कई सारे कस्टमर खुश हो जाते हैं एक प्रॉब्लम ठीक करने से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ेगा, यानी कि जो आप पैसा कमा रहे हो ना, वो भी तो बढ़ेगा। जब बहुत सारे कस्टमर खुश होंगे, तो वो और यहाँ पे WOM के थ्रू आपका क्या करेंगे, रेफरल वैल्यू बढ़ाएंगे, आपकी इन्फ्लुएंस वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। समझ गए क्या डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट, वैल्यू सीव का मतलब भी समझ गए होगे। अब आते हैं आपका थर्ड नंबर पे जो पॉइंट होता है। चलो एक बार आपको मैं यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ पे लेके चलता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं अच्छे से दिमाग में फिट हो गए हैं ना, कैसे नहीं होंगे भाई, मैंने आपको समझाया ही है। देखो अब आपका क्या है, इंटरैक्ट की बात की जा रही है। इंटरैक्ट में क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कस्टमर को, उसको डिफरेंशिएट भी कर लिया उसकी वैल्यू से और नीड से। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, आपने डिफरेंशिएट तो कर लिया उसकी वैल्यू और नीड से, अब उससे आपको इंटरैक्ट भी तो करना है कि भाई आपकी ये नीड है, आपकी ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, उस हिसाब से जिस कस्टमर की वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे लिए, उसकी नीड मैंने देखी, और फिर मैंने उससे क्या करूंगा, मैं अब इंटरैक्ट करूंगा। किसके, देखो किसके बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज एंड देयर नीड्स, समझ रहे हो। तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी अगर आपका बेसिक मजबूत होता जा रहा है। इसलिए मैं फोकस करता हूँ यहाँ पे। अभी ये चीज़ समझते हैं कि इंटरैक्शन में अब कैसे क्या काम चलेगा। तो इंटरैक्शन को यहाँ पे डालते हैं, थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन देखो यहाँ पे, अब तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे आप शुरू करो। ये पॉइंट सीधे के सीधे ऑप्शन में आपके आ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट नोट डाउन करो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। इंटरेक्शन जो है ना, वो आपका हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू देखो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, क्या हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जब आप उससे कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे, तभी तो उसकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को जान पाओगे, है ना। एंड हाउ दे रिलेट, एंड हाउ दे का मतलब यहाँ पर क्या है, हाउ कस्टमर्स, ठीक है ना, हाउ कस्टमर्स रिलेट, यानी कि कस्टमर कैसे रिलेट करते हैं। राइटिंग समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना सब कुछ। तो देखो, अच्छा थोड़ा सा यार स्लो ही बोल पा रहा हूँ आज, वैसे आई थिंक वॉइस वगैरह आपकी आ रही होगी ठीक ठाक, सेटिंग वगैरह ऐसी कर दी है कि वॉइस थोड़ी भी ज़्यादा आपको लग रही होगी, तो बाकी ईयरफोन लगा लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा था, रिलेट टू बिजनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, कैसे ये रिलेट करते हैं आपके बिजनेस प्रोडक्ट से, एंड सर्विसेज, ठीक है ना। एंड सर्विसेज यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, उसमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपके कस्टमर किस तरीके से जुड़े हुए हैं आपके बिजनेस के प्रोडक्ट से या फिर सर्विसेज से, ये देखा जाता है आपके इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है कंपनी की। समझ में आया। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन करिए, दूसरा पॉइंट करो। अब ये इंटरेक्शन होगा कैसे, ठीक है ना, इंटरेक्शन में होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कस्टमर का फीडबैक आईडीआईसी मॉडल के कौन से हम यहाँ पे स्टेप में करते हैं, तो ध्यान रखना इंटरेक्शन वाला जो स्टेप होता है, इसके अंदर आपका कलेक्ट किया जाता है फीडबैक ऑफ कस्टमर, ठीक है, फीडबैक ऑफ कस्टमर,
ठीक है। और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, फीडबैक कलेक्ट कर लिया, ओपिनियन भी आप कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर का, ओपिनियंस एंड वांट्स, यानी कि वो क्या चाह रहा है आपके प्रोडक्ट से। और इवन यहाँ पर जो नेगेटिव रिव्यूज़ कलेक्ट करने का काम होता है वो भी इंटरेक्शन में भी होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इंटरेक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये, अगर कस्टमर की नेगेटिव रिव्यू आ गई तो आप क्या करोगे, उसकी नीड को तभी तो समझोगे। किसी कस्टमर की नीड कैसे पता चलेगी, अगर वो ऑलरेडी खुश है तो हमें तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो हमसे थोड़ा-सा दुखी है, थोड़ी नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा इस कस्टमर की नीड यार ये है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं दिक्कत तो आ रही है। फिर ये नेगेटिव रिव्यू हेल्प करता है आपके कस्टमर की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने में, ठीक है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। आपसे कहीं-कहीं पूछा जा सकता है नेगेटिव रिव्यूज़ कैसे हेल्पफुल हैं किसी कैसे हेल्पफुल हैं किसी कंपनी के लिए, ठीक है? समझ गए क्या? बोलो हाँ। चलो खैर यार, ये नोट डाउन कर लिया आपने, ये समझ गए इंटरेक्शन का मतलब, आप लोग जो पूरा का पूरा जो है समझ गए होंगे, है ना? अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो यहाँ पर कि इट आल्सो हेल्प्स, यानी कि जो इंटरेक्शन वाला स्टेप है किसी कंपनी को, क्या लिख दिया मैंने, हेल्पलेस लिख दिया क्या यार। इट आल्सो हेल्प्स अ कंपनी इट ऑल्सो हेल्प्स अ कंपनी टू डेवलप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू डेवलप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। तो ये जितने लाइन लिखवा रहा हूँ ना, यहाँ से लैंग्वेज से ना उल्टे सीधे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब नोट डाउन करा रहा हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछा जाए आइडिया ईसाई मॉडल का ऐसा कौन सा स्टेप है जिससे कि हेल्प होती है कंपनी को कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट डेवलप करने में, तो वो होता है आपका कौन सा, इंटरेक्शन वाला स्टेप। समझ रहे हो ना, मैं हर मेरा मतलब यही नहीं है कि थ्योरी पढ़ा के साइड करो, थ्योरी के साथ साथ आपको पता ये भी चलना चाहिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट वाले स्टेप पे, जो कि क्या होता है, चलो भाई चलते हैं अपने यहाँ पे, जो हमें ग्राफ टाइप, जो टेबल, अरे क्या बोलते हैं इसको, जो हमें चार्ट टाइप का बना के दिया गया है। इंटरेक्शन हो गया। देन अब लास्ट वाला स्टेप होता है कस्टमाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि अब इस स्टेप का क्या मतलब हो गया। आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये देखो यहाँ पर अब क्या हो गया, आपको कस्टमाइज करना है। लास्ट वाला स्टेप होता है आपका, फिफ्थ वन हो गया वैसे बेसिकली, क्योंकि जो आपका डिफरेंशिएशन है वो दो बेसिस पे होता है, चलो फोर्थ लिख लो इसको। क्या हो जाएगा, कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको वो बेसिक थ्योरी बताई थी सीआरएम मॉडल्स की, कि उनमें बेसिक क्या होता है। अब मैंने आपको समझाया हुआ है कस्टमाइज का मतलब क्या है। लेट अस से यहाँ पर कोई मेरा वेल कस्टमर है, यानी उसके पास खूब सारा पैसा है, और उसके पास जो वो फ्रीक्वेंसी खरीदता भी रहता है सामान, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है मेरी कंपनी को ये वेल। और इसकी कोई यहाँ पर नीड निकल के आई, लेट अस से मेरी फ़ोन की कंपनी है, इसने बोला एक काम करो यार, मुझे ना यहाँ पे कैमरा चाहिए 108 मेगापिक्सल का, मुझे प्रोसेसर चाहिए जो सबसे लेटेस्ट कौन सा चल रहा है आजकल प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का तो यहाँ पे चल रहा है आपका 888, ठीक है, क्वालकॉम 888 चल रहा है स्नैपड्रैगन का, और आई थिंक एप्पल का A14 बायोनिक चल रही है चिप, ठीक है। तो ये लेटेस्ट मुझे, मैंने बोला कि ये वाला प्रोसेसर डाल के दो आप क्वालकॉम वाला, और मुझे गेमिंग के लिए भी चाहिए है, तो ये प्रोसेसर हो गया, कैमरा हो गया, और बैटरी भी मुझे 6000 mAh की चाहिए। अब ये कस्टमर ने मुझे ये सब बताया कैसे, ऐसा तो है नहीं कि वो मुंह उठाया वेल ने और आकर के मेरे पास बोल दिया। इन सभी प्रोसेस के लिए मैंने क्या किया होगा, यहाँ तक आने के लिए मैंने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने इंटरेक्शन किया तो कस्टमर से मुझे, मैंने कस्टमर इंटरेक्शन करने का मतलब यही नहीं, इंटरेक्शन में सर्वे भी भेज दिए मैंने, ठीक है। तो सर्वे भेज के मुझे मतलब कस्टमर का ये पता चला कि इसको ये यहाँ पे ज़रूरत है। फिर मैंने उससे यहाँ पर मेल डाला या फिर उसको कुछ भी डाला कि मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, क्या आप इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो उसने बोला ठीक है मैं प्री रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, और मैंने उस कस्टमर के लिए क्या किया, पर्टिकुलरली वो जो सेगमेंट के कस्टमर हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एक कस्टमर को ही पसंद होगा, एक अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो काफ़ी सारे वेल्स होते हैं, और ये नीड जो है कई सारे वेल्स को है। मैंने फिर अपनी साइट पर डाल दिया ऐसा प्री रजिस्ट्रेशन करो, यानी कि मैं अब क्या करने लग रहा हूँ उन कस्टमर्स के लिए, कस्टमाइज कर रहा हूँ इन फोन्स को, ठीक है ना, मैं अलग से एक सेपरेट ध्यान दे रहा हूँ उनके ऊपर। बात समझ में आ रही है। ये ना मैं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बेसिक के थ्रू, आपको अभी पता भी नहीं चला होगा मैंने क्या क्या घुसा दिया आपके माइंड में, जब क्वेश्चंस करोगे तब समझ में आएगा।
तो आपका यही तो हो गया पूरा का पूरा वन टू वन इंटरेक्शन, यानी कि मैंने एक कस्टमर यहाँ से एक एक कस्टमर को उठा के निकाला, उनसे मैंने बात करी क्या क्या नीड्स हैं, फिर मैंने उठा कर के कस्टमाइजेशन करा दिया। और कस्टमाइजेशन याद रखना हमेशा वेल्स का ही नहीं होता, कस्टमाइजेशन ऐसा भी होता है, लेटेस्ट से एक मिडिल क्लास का यहाँ पे एक सेगमेंट है बहुत ज़्यादा, उनको तो क्या चाहिए, बस बेसिक सा प्रोसेसर चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर है। तो मैंने एक फ़ोन लॉन्च कर दिया 10,000 रुपीज़ के अंदर, जिसमें प्रोसेसर बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, एक अपना 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया, समझ रहे हो ना? तो ये सब डाल दिया और मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो ये जो है, ये जो मैंने लॉन्च किया है ना, ये भी किस टाइप के कस्टमर को टारगेट कर रहा है, जो मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं। यानी कि ये भी एक तरीके से क्या हुआ, कस्टमाइजेशन ही तो हुआ, समझ रहे हो? तो ये कभी मत समझना कि कस्टमाइजेशन अकेला जो वेल्दी कस्टमर होते हैं उनके लिए किया जाता है। आपका कस्टमाइजेशन हर कैटेगरी के कस्टमर के लिए किया जाता है, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या आराम से? बोलो फटाफट से हाँ, अगर सब कुछ क्लियर है तो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्यों बताया था कि ये जो आइडिया ईसीआई मॉडल है, ये आपका टारगेट करता है कस्टमर की नीड्स पर, कस्टमर का यहाँ पे वन टू वन इंटरेक्शन होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो इसका गोल है आइडिया ईसीआई मॉडल का, वो कस्टमर सेंट्रिक है। समझ गए क्या? अब मैं आपको कल लेके चलूँगा क्यूसीआई मॉडल पे, कल या अगर हो पाती है क्लास, क्योंकि अभी थोड़ी-सी यार समझ रहे होगे आप भी, हालत मेरी थोड़ी-सी खराब चल रही है। बाकी ये तो मैंने आपसे बोला था ये क्लास कराऊँगा, तो बढ़िया टैबलेट लेके बैठ के करा दी है कुल मिला के, ठीक है? समझ में आपको आ भी गया होगा। अब ज़रा एक चीज़ और समझो, ये लास्ट वाली चीज़ इस मॉडल में, ये देखो, ध्यान से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये तो आपके सारे के सारे स्टेप हो गए, लेकिन ये जो आपके स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई किया हमने, डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट किया नीड के थ्रू, फिर इंटरेक्ट किया। ये जो है यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है कस्टमर की और उनकी नीड की, ठीक है ना? लेकिन ये जो आपका स्टेप होता है, एक इंटरेक्शन से लेकर के आपका जो कस्टमाइजेशन तक की प्रोसेस होती है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर ने अपनी हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो तो बता दी, हमने इंटरेक्ट किया, हमें कस्टमर की नीड पता चल गई, लेकिन इसके बाद में आप उनकी कस्टमर की नीड से आप क्या उनको कोप कर पा रहे हो, आपकी एबिलिटी है इतनी? कस्टमर ने आपको नेगेटिव रिव्यू दी, क्या आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना पा रहे हो? क्या आपकी एबिलिटी है उस चीज़ को समझ के उसको दूर करने की खामियों को? अगर आप ये सब कर पाते हो तो ही आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर मुझे पता चला मेरे ये कस्टमर है, इनकी ये डिमांड है, मिडिल क्लास सेगमेंट की ये डिमांड है, हायर क्लास सेगमेंट की ये डिमांड है, वेल्स की ये डिमांड है, तो मैं उनको फिर फुलफिल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। अरे बोलो हाँ। तो ये 2 पर्टिकुलर स्टेप में आपका इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया आइडिया इसी मॉडल को। एक हो गया पहले स्टेप में कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, उसको यहाँ पर जो हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड का पता चलता है। दूसरा स्टेप होता है हमने नीड का पता लगा लिया, फिर हमारी एबिलिटी का पता लगेगा कि क्या हम उनकी जो नीड है उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गया क्या पूरा आइडिया इसी मॉडल? कभी लाइफ में आप इसमें गलती तो नहीं करोगे। ठीक है, तो ख़ैर अब आपका सेशन यहीं पे एंड हो गया और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोई नहीं 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। पता, मेरा ना ये मानना है पर्सनली कि एक टीचर ना या फिर कोई भी पर्सन हो ना, उसको ज्ञान तभी देना चाहिए, या फिर मैं जो आपको ज्ञान देता हूँ ना कि मेहनत करो, कुछ भी हो जाए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। तो मैं आपको वो ज्ञान देने का कैपेबल तभी हूँ, जब मैंने उन सबको इम्प्लीमेंट किया है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना, याद है मैंने आपको पोलाइटनेस वाली बात कही है, बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। तो मैं वो सिखाने के लायक तभी बनूँगा जब मैं उन चीज़ों को खुद फ़ॉलो कर रहा हूँ। ऐसा खोखला ज्ञान तो ख़ैर आजकल बहुत सारे लोग देते हैं। तो ये मैं पर्सनली बिलीव रखता हूँ, तो जब तक मुझ में इतनी हिम्मत रहेगी, मैं बोल पाऊँगा या आपको चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगा, तो मैं करूँगा। और जो मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, वो आपका प्रॉमिस पूरा किया जाएगा एनी हाउ, ठीक है? मैंने आपसे बोला था आज की क्लास होगी, इसीलिए करवा दी है, ठीक है? तो ये चीज़ आप भी हमेशा ध्यान रखो कि आपको लाइफ़ में अपनी वैल्यूज़ सेट करनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने मुँह से अपने कोई बात निकाल दी, अगर आप उसे पूरा करने की स्थिति में थोड़ी भी हो ना, 10% भी हो, तो आपको वो पूरा करना चाहिए। अब ये हालत ये अब अलग बात है कि आप उसको फ़ॉलो करने की सिचुएशन में ही नहीं हो, एनी हाउ उसको पूरा कर ही नहीं सकते हो, तो फिर वो नहीं हो पाती है, तो अगला आदमी भी समझ सकता है उसको। लेकिन अगर आप उसको पूरा कर सकते हो, तो करो हमेशा। अपनी लाइफ़ में वैल्यूज़ को मेंटेन करो। और अच्छा, मेरी एक सबसे बुरी आदत रही है, मैंने कभी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी नहीं, ठीक है? उसका ये सब रिज़ल्ट है, बट मैं आपसे हमेशा बोलूँगा, जब मैं स्टडी या फिर जो चीज़ें करता था, मेरे फ़ादर हमेशा बोलते थे, नंबर 1 पे हेल्थ को रखो, तब मैं इन चीज़ों को ना ऐसे कर देता, अरे ठीक है यार, हेल्थ तो सब बढ़िया चल रही है, चल ही रहा है सब।
लेकिन ना इन फ्यूचर अगर आप लॉन्ग शॉर्ट में सब कुछ करना चाहते हो, जो आप क्यों करते हो यार? इसलिए करते हो ना कि सारी चीज़ें अच्छी रहें। तो अपनी हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1 हेल्थ को दो और नंबर 2 दो फिर अपनी पढ़ाई को, मेहनत को, हार्ड वर्क को, ठीक है? हेल्थ अपनी हमेशा अच्छी बना के रखो, ध्यान रखो सभी लोग अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपनी लाइफ में ना गोल्स मेंटेन करो, उनको पूरा करो, पोलाइटनेस कभी नहीं छोड़नी और आपको अपने लाइफ की जो वैल्यूज़ ना अभी कंपनी की वैल्यूज़ तो समझ लिया आपने, अपनी भी वैल्यूज़ पे हमेशा मेंटेन रहना, ठीक है ना? एक टीचर एज़ अ मुझे जो लगता है थोड़ा-सा आपको हो सकता है लगेगा पुराने विचार वाले लग रहे हो सर आप तो बहुत, बट एज़ अ टीचर ना बस ये मतलब नहीं होता कि ज्ञान दो निकल लो। एक टीचर को ना एक टीचर जो करता है या फिर जो चीज़ें बताता है उसका जो एक इन्फ्लुएंस है ना वो उस स्टूडेंट पे पड़ता है। तो आपको भी इन वैल्यूज़ को बनाना है, आपको पूरा लाइफ जीने का तरीका सीखना है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को करो यार, ठीक है? बस यही कुछ चीज़ें थी जो बोलनी थी और अब तो खैर इस सेशन को एंड करेंगे। तो मिलते हैं, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी जो भी क्लास की होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।